Hello friends, good morning to all of you. Friends, in the previous lecture we have completed questions related to inventory taking in homework 1. Meanwhile, we have completed first 6 questions in homework 1. So in today's lecture we are going to start with the question number 7 जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स के रिलेटेड होंगे, यानी कि फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और एल्स एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जिसे आप रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं. आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क 1 के अंदर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें. द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ स्पेयर पार्ट ऑफ श्री राम मिल्स. आपको फ्रेंड्स यहां पर स्पेयर पार्ट्स का कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है, डेट वाइज आप देख सकते हो. सबसे पहले यस फ्रेंड्स, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं, 1 जनवरी 2016 को ओपनिंग स्टॉक इज नील, यानी कि 0 यूनिट्स. उसके बाद फ्रेंड्स 1 जनवरी 16 को हमने स्टॉक परचेज किया 100 यूनिट्स और 30 रुपीज पर यूनिट के रेट से हमने परचेज किया. उसके बाद फ्रेंड्स 15 जनवरी को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, जहां पर हमने स्टॉक इश्यू किया. प्रोडक्शन के लिए हमने रॉ मटेरियल इश्यू किया, यानी कि स्टॉक हमारा कम होगा. जो भी मेथड हम यूज करते हैं उसके मुताबिक हमें देखना होगा कि जो भी स्टॉक का आउटफ्लो हो रहा है, यानी जो भी स्टॉक जा रहा है वो कौन से वाले स्टॉक में से जाएगा, कौन सा वाला स्टॉक कैसे रिड्यूस होगा, वो मेथड के मुताबिक फ्रेंड्स बाद में डिस्कस करते हैं. बट फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि 50 यूनिट्स का यहां पर स्टॉक आउटफ्लो हुआ, यानी कि स्टॉक इतना हमारे पास से जा रहा है. उसके बाद फ्रेंड्स 1 फरवरी को हमने फिर से स्टॉक परचेज किया 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर यूनिट. देन ऑन 15th February we have issued stock, means it is called stock outflow. ये 100 यूनिट्स का आउटफ्लो, यानी 100 यूनिट्स हमारे पास से गए, 100 यूनिट्स से आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. एंड लास्ट ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स अगर आप देखो तो 20th February 2016 को हमने फिर से स्टॉक प्रोडक्शन के लिए इश्यू किया. इट्स अ स्टॉक कंजम्पशन, यानी कि स्टॉक आउटफ्लो, यानी स्टॉक लेवल आपका फिर से रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा कितना, तो 100 यूनिट से फिर से हमारा स्टॉक कम होगा. We have to find out the value of inventory as on 31st March 2016 if the company follows first in first out method. First in first out, FIFO भी बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में. फर्स्ट इन यानी जो स्टॉक पहले इन हुआ होगा, जो स्टॉक पहले आया होगा, फर्स्ट आउट वो पहले जाएगा. तो फीफो मेथड के मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आएगा 31 मार्च को, वो मैं यहां पर आंसर करना है. आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोर लेजर प्रिपेयर कर ले. स्टोर्स लेजर, आई होप आपको स्टोर्स लेजर कैसे प्रिपेयर करना उसके बारे में पता होगा. क्लास वर्क के अंदर ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस को देख चुके हैं. क्लास वर्क का पार्ट बी अगर आपको याद हो तो, जिसमें हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे रिलेटेड टू फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज एज वेल एज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. तो उस वक्त फ्रेंड्स हमने स्टोर्स लेजर प्रिपेयर किया हुआ था डिटेल में. स्टोर्स लेजर मींस इट्स अ स्टेटमेंट विच विल शो यू इनफ्लो ऑफ इन्वेंट्री, आउटफ्लो ऑफ इन्वेंट्री एंड द बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री. मींस स्टोर्स लेजर इज अ स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स यू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंट्री कि एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट और एल्स एज ऑन अ पर्टिकुलर डे कितना इन्वेंट्री हमने परचेस किया, कितना इन्वेंट्री हमने बेचा यानी सेल किया, हमारे पास से कितना इन्वेंट्री गया, और पर्टिकुलर पीरियड एंड होने पर या तो पर्टिकुलर दिन के एंड पर हमारे पास कितना इन्वेंट्री बैलेंस में बचा हुआ है. इन हर एक चीजों की जानकारी हमें कहां से मिलेगी, स्टोर्स लेजर पर से. आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर. आइए फ्रेंड्स, स्टोर्स लेजर हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करें. इसे आप स्टॉक लेजर भी कह सकते हो, जो आपको स्टॉक की इंफॉर्मेशन देगा. आइए फ्रेंड्स, स्टोर्स लेजर हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करें. यस फ्रेंड्स, स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट यहां पर रेडी है. अब 1 by 1 हमें सिर्फ डेट वाइज यहां पर ट्रांजैक्शंस देखने पड़ेंगे और उसके मुताबिक हम यहां पर रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस कॉलम में फिगर्स एंटर करते जाएंगे. आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में वापस जाए और डेट वाइज ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें. सबसे पहला जो है फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, इट्स अ 0 यूनिट्स. ओपनिंग स्टॉक इज नील.
तो स्टार्ट करेंगे यहां से परचेज से। 1 जनवरी 2016 की परचेज 100 यूनिट्स की 30 रुपीज के रेट से, तो रिसीट कॉलम में एंटर करेंगे 1 जनवरी 2016। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर डेट जो कॉलम है, डेट कॉलम, उसमें मैं 2016 लिख देता हूं, क्योंकि 2016 जो है वो कॉमन ईयर है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2016। ओके, अब स्टार्ट करें फ्रेंड्स रिकॉर्ड करना। 1 जनवरी 2016 को हमने परचेज किया 100 यूनिट्स, तो क्वांटिटी कॉलम में क्वांटिटी ऐड कर देंगे 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर यूनिट। सो अमाउंट कॉलम में आ जाएगा टोटल 3000 रुपीज। तो अगर 1 जनवरी के दिन कितना बैलेंस है तो देखूं तो ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं, तो जो भी है वो यही 100 यूनिट्स का स्टॉक है 30 रुपीज के रेट से, यानी 3000 रुपीज। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स 15 जनवरी को हमने इशू किया, यानी ये आउटफ्लो है, हमारे पास से स्टॉक जा रहा है। फिलहाल हम कौन सी मेथड से स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक पहले इन हुआ होगा वही पहले आउट होगा। कितने यूनिट्स का स्टॉक आउटफ्लो हो रहा है, 50 यूनिट्स का स्टॉक आउटफ्लो हो रहा है, स्टॉक हमारे पास से जा रहा है। तो 15 जनवरी नो रिसीट, नो इनफ्लो, आउटफ्लो है 50 यूनिट्स का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के मुताबिक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के मुताबिक, यानी जो पहले आया होगा वही पहले जाएगा। अब मेरे पास जो भी है कुल मिलाकर यही स्टॉक पड़ा हुआ, इसके अलावा और कोई स्टॉक फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो 50 यूनिट्स इसी में से चला जाएगा। तो 50 यूनिट्स रेट लगेगा फ्रेंड्स ये 30 रुपीज, यानी 50 इंटू 30 इट्स 1500। बताइए बैलेंस कॉलम में क्या आएगा, वेरी इजी, इट्स कॉमन सेंस। आउट ऑफ 100 यूनिट्स 50 गॉन, तो बैलेंस में आएगा 50 यूनिट्स, रेट लगेगा वही 30 रुपीज, यानी 1500। चलो बहुत आसान था, यस सर बहुत आसान था। बैक टू द क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है 2 फेब को, सॉरी इट्स अ 1 फेब। 1 फरवरी को हमने परचेज किया 200 यूनिट्स का और 40 रुपीज के रेट से हमने परचेज किया। तो इसको रिसीट कॉलम में ऐड करेंगे 1 फरवरी 200 यूनिट्स, रेट देख लीजिए 40 रुपीज पर यूनिट, तो 200 इंटू 40 इट्स 8000 रुपीज, नो इश्यू। तो बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि 1 फरवरी के दिन एक तो ये 50 यूनिट्स का स्टॉक एज इट इज हमारे पास पड़ा होगा, और अभी जो ताजा ताजा हमने परचेज किया 200 यूनिट्स का स्टॉक वो ऐड हो जाएगा। यस और नो, यस सर। तो फिलहाल हमारे पास बैलेंस में टोटल कितना स्टॉक पड़ा है, तो बैलेंस में टोटल 250 यूनिट्स का स्टॉक पड़ा है, बट दोनों के रेट्स आप देख सकते हो अलग अलग है। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। 1 फरवरी की परचेज के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है 15 फरवरी को। 15 फरवरी को हमने स्टॉक इश्यू किया है, मतलब कि आउटफ्लो स्टॉक हमारे पास से जा रहा है। कितने यूनिट्स का स्टॉक जा रहा है, 100 यूनिट्स। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि 100 यूनिट्स का स्टॉक जो आप दे रहे हो, जो प्रोडक्शन में आप दे रहे हो, वो कौन से वाले स्टॉक में से दोगे, कौन से वाले स्टॉक में से स्टॉक जाएगा। तो सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले आया होगा वही पहले जाएगा। तो डेट देख लीजिए एक बार फिर से, डेट है 15 फरवरी। नो रिसीट, 100 यूनिट्स का स्टॉक जा रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो कहना इसे कि पहले जाएगा ये 50 यूनिट्स वाला स्टॉक, यस सर, क्योंकि जो पहले आया होगा वो पहले जाएगा, तो पहले ये 50 चला जाएगा, 30,1500 पूरे का पूरा चला गया। आप टोटल 100 यूनिट्स दे रहे हो, तो बाकी के 50 किस में से दोगे, बाकी के 50 मैं दूंगा इस
200 में से यस और नो? यस सर। तो इसमें से हम देंगे कितना? 100, सॉरी टोटल 100 है तो 200 में से हम कितना देंगे? 50। ये टोटल हो गया 100, बट इसके ऊपर रेट कौन सा लगाएंगे? 40। तो 50 इंटू 40 इट्स 2000 रुपीज। बैलेंस कॉलम में बताइए कितना स्टॉक बचा होगा सर? जो 50 यूनिट 30 रुपीज वाला था वो तो पूरे का पूरा चला गया, और 200 में से हमने 50 दिया, तो 200 में से 50 देंगे तो भी कितना बचेगा? 150। तो 150 यूनिट्स, रेट 40 रुपीज, सबको पता ही है, सो इट्स 6000। हिसाब किताब भी आप लगाना जान लो तो पता चल जाए। ये 1500 रुपये का स्टॉक हमारे पास था, ये चला गया। ये 8000 का स्टॉक था, उसमें से 2000 चला गया, तो कितना बचा? 6000। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। ये मैं थोड़ा हटा दूँ ताकि एक क्लैरिटी मिले हमें और हम आगे अच्छे से बढ़ पाए। चलिए यहाँ तक सब क्लियर? यस सर, यहाँ तक सब क्लियर। 15 फरवरी के ट्रांजेक्शन के बाद लास्ट ट्रांजेक्शन एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो है 20 फरवरी का। 20 फरवरी को हमने फिर से स्टॉक इशू किया, यानी 100 यूनिट्स का फिर से आउटफ्लो हुआ, हमारे पास से स्टॉक फिर से जा रहा है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि स्टॉक कहाँ से जाएगा और कहाँ से रिड्यूस होगा। 20 फरवरी इज द नेक्स्ट डेट। फिर से 100 यूनिट्स का स्टॉक जा रहा है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो 100 यूनिट्स का स्टॉक किस में से कम होगा। सर अब तो जो भी हमारे पास बचा है वो यही 150 यूनिट्स पड़ा है, और तो कुछ है ही नहीं, तो पूरे का पूरा 100 इसी में से चला जाएगा। यस और नो? यस सर। ये 100 चला गया, रेट बताइए 40 रुपीज, यानी 4000। आउट ऑफ 150 यूनिट्स 100 यूनिट्स गॉन, so in balance you can say 50 units will be there at the rate of 40 rupees. So 50 into 40 it will be 2000. You can cross tally also. 6000 रुपीज के स्टॉक में से 4000 रुपीज का स्टॉक चला गया, so 2000 रुपीज का स्टॉक बैलेंस में पड़ा रहेगा। So the answer of this question is 2000 rupees. This is the value of closing stock as on 31st March, क्योंकि इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, इसके बाद और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। So we can say value of closing stock at the end of 31st March is 2000 rupees, और पूरा बोलना हो तो it's a 50 units at the rate of 40 rupees per unit, so it's a 2000 rupees. So this is the answer of our question, closing stock 2000 rupees. I hope the picture is very much clear. So we can answer closing stock value is equal to 50 units into 40 rupees per unit is equal to 2000 rupees. I hope the picture is very much clear. तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर यू। और क्लास वर्क का जो पार्ट बी था, अगर वो आपने अच्छे से किया होगा तो ये तो फ्रेंड्स आपको खेल समान लगेंगे। फटाफट इसको एक बार समझ लीजिए, नोट डाउन तो आई थिंक आपने कर ही लिया होगा मेरे साथ। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Yes friends, now we will discuss question number 8, and I want to tell you one thing that question number 8 is just like question number 7. फर्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पूछा था वो फीफो मेथड से पूछा था। यहाँ पर क्वेश्चन एज इट इज वही का वही है, सेम परचेजेज एंड सेम इश्यूज। तो क्लोजिंग स्टॉक भी यूनिट्स वाइज अगर बोलूँ, यूनिट्स क्वांटिटी में तो सेम ही आएगा फ्रेंड्स। फर्क किस में आएगा? सिर्फ वैल्यूएशन में, उसके रेट्स में। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन सेम टू सेम वही की वही चीज है, बट हमें यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू वेटेड एवरेज मेथड से पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से हम स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टू प्रिपेयर स्टोर्स लेजर। ये रहा फ्रेंड्स स्टोर्स लेजर का फॉर्मेट, मैंने आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हो। वही के वही कॉलम्स, डेट, देन रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस। रिसीट कॉलम में और 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इश्यूज में भी वही 3, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। और उसी तरीके से बैलेंस कॉलम में भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। गिव हेडिंग स्टोर्स लेजर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। आइए फ्रेंड्स हम डिस्कस करना स्टार्ट करें और फटाफट साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में परचेजेस और इश्यूज दोनों का दोनों सब चीजें वही का वही है, सिर्फ यहां पर मेथड अलग बोला हुआ है, वेटेड एवरेज। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। यस, 1 जनवरी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। जो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, देख लो ये क्वेश्चन, दोनों के दोनों फिगर सारे के सारे सेम ही है, सिर्फ यहां पर फ्रेंड्स मेथड में चेंज है। यहां पर हमें इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर।
उसके बाद फ्रेंड्स 1 जनवरी को हमने परचेज किया, 1 जनवरी को परचेज किया 100 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर यूनिट। तो रिसीट कॉलम में एंटर करेंगे 1 जनवरी 2016 में ऊपर लिख देता हूं 1 जनवरी, नो रिसीट, नो इश्यू। ये ऑलरेडी, सॉरी फ्रेंड्स, ये रिसीट है, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है ही नहीं। बोलो कितना आएगा, 100 यूनिट्स क्वांटिटी में एट द रेट ऑफ 30 यानी कि 3000। तो बैलेंस कॉलम में इतना ही स्टॉक आपको दिखाई देगा। आई होप द लॉजिक इज वेरी मच क्लियर। ये था 1 जनवरी का परचेज। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर ध्यान से देखो तो 15 जनवरी को हमने स्टॉक इश्यू किया, कितने यूनिट्स का, 50 यूनिट्स का। स्टॉक आउटफ्लो है फ्रेंड्स, स्टॉक हमारे पास से जा रहा है। अब यहां पर और कोई परचेज होने से पहले ये आउटफ्लो हो गया है, तो कोई स्टॉक नया ऐड हुआ ही नहीं, तो वेटेड एवरेज प्राइस भी कुछ नया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टॉक जाएगा वो इसी में से जाएगा। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो इसी 100 में से फ्रेंड्स मैं इन 50 यूनिट्स को दे दूंगा। ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है फ्रेंड्स 15 जनवरी को। 50 यूनिट्स हमारे पास से जा रहे हैं, यस 15 जनवरी। नो रिसीट। 50 यूनिट्स का स्टॉक जा रहा है, उसी 30 वाले रेट से चला जाएगा 1500। तो बैलेंस में कितना आएगा, 100 यूनिट्स माइनस 50 यूनिट्स यानी कि 50 इन बैलेंस, रेट वही का वही रहेगा यानी 1500। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच इजी। आफ्टर 15 जनवरी इश्यू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी ऑन 1 फरवरी। हमने परचेज किया है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर यूनिट। 1 फरवरी का परचेज हम रिकॉर्ड कर ले, 1 फरवरी 2016 200 यूनिट्स का परचेज 40 रुपीज के रेट से यानी कि 8000 रुपीज। अगर आपको फ्रेंड्स वेटेड एवरेज मेथड याद हो जो हमने क्लास वर्क में डिस्कस की थी पार्ट बी में, तो यहां पर सिंपली हम क्या करते जाएंगे फ्रेंड्स, इट इज नॉट फीफो लीफो। तो यहां पर एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे, बोलो क्वांटिटी में ऑलरेडी मेरे पास कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है, 50 यूनिट्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और अभी मैंने कितना और परचेज किया सर, 200 यूनिट्स और परचेज किया। तो 50 यूनिट्स प्लस 200 यूनिट्स यानी टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा, 250 यूनिट्स। अभी उसी तरीके से अमाउंट कॉलम कंट्रोल करो, मेरे पास ऑलरेडी कितना अमाउंट का स्टॉक पड़ा था 1500 और कितना स्टॉक ऐड हुआ 8000 यानी टोटल स्टॉक हो जाएगा क्या नहीं से 8000 प्लस 1500 यानी 9500। अब इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या करोगे, 250 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 9500 रुपीज, तो एक यूनिट की वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी होगी। सो इफ यू यूज योर कैलकुलेटर व्हाट यू विल डू, 9500 रुपीज डिवाइडेड बाय 250 यूनिट्स यानी 38 रुपीज आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज प्राइस। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। इसके बाद फ्रेंड्स 15 फरवरी को हमने इश्यू किया और 20 फरवरी को भी इश्यू है और कोई नई परचेज है ही नहीं, दोनों टाइम 100 यूनिट जा रहे हैं। तो दिमाग भी लगाओ तो और कोई नया एवरेज प्राइस आने वाला नहीं है। तो ये दोनों के दोनों स्टॉक जो जा रहे हैं वो 38 जो हमने लास्ट एवरेज प्राइस कैलकुलेट किया उसी वाले स्टॉक में से चला जाएगा। आइए फ्रेंड्स 15 फरवरी एंड 20 फरवरी का इश्यू हम रिकॉर्ड कर ले। 15 फरवरी एंड 20 फरवरी ये इश्यू है, मतलब स्टॉक आउटफ्लो है। 100 जो जाएगा वो इसी में से जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं अपने पास। तो इस 250 में से चला जाएगा 100 यूनिट्स, रेट वही का वही 38 यानी कि 3800। बोलो बैलेंस कॉलम में क्या आएगा, 250 माइनस 100 यानी कि 150, 9500 माइनस 150, यूजर कैलसी 9500 माइनस 150, सॉरी 9500 फिर से एक बार मैं बोलूं 9500 अमाउंट कॉलम देखो, अमाउंट कॉलम 9500 माइनस 3800, तो 9500 माइनस 3800 अमाउंट कॉलम 5700। अब अगर आप फिर से एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, एवरेज वही का वही आएगा 38, 5700 डिवाइडेड बाय 150 इट्स 38।
उसके बाद फिर से फ्रेंड्स 20 फरवरी को स्टॉक जा रहा है 100 यूनिट्स का, डेफिनेटली उसी 150 में से जाएगा क्योंकि और तो कोई स्टॉक हमारे पास है ही नहीं, तो 150 में से और 100 चला जाएगा। आई होप द लॉजिक इज वेरी मच क्लियर। ये 100 और गया, रेट वही का वही रहेगा 38,3800। बोलो क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचेगा, 150 यूनिट्स माइनस 100 यूनिट्स यानी 50 यूनिट्स, 5700 माइनस 3800 यानी 1900। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेट, 1900 डिवाइडेड बाय 50, रेट विल बी द सेम 38। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर एंड हुआ। तो स्टॉक वैल्यू एज पर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एज पर वेटेड एवरेज इज इक्वल टू 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 38 इज इक्वल टू ₹1900। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स यहां पर एंड हुआ। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। सो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अगर नोट डाउन करना बाकी हो तो आई थिंक समझ में तो आ ही गया होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। और उसके बाद फ्रेंड्स ये मेथड्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो होमवर्क 1 में दिए हुए वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहले इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इन homework 1 which is related to right now methods of inventory valuation. I hope the picture is very much clear. Thank you friends. Yes friends, now we are going to discuss question number 9 and question number 10 in homework 1 which are related to adjusted selling price method or else retail inventory method. Friends question number 9 और 10 जो अभी हम solve करेंगे homework 1 में वो adjusted selling price method के related question है। और फ्रेंड्स एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड जिसे हम रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं वो हम ऑलरेडी क्लास वर्क में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो क्लास वर्क का पार्ट बी और उसमें क्वेश्चन नंबर 3, फिर से एक बार रिपीट करूं, क्लास वर्क का पार्ट बी और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 इट वाज रिलेटेड टू एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड विच इज ऑल्सो नॉन एज रिटेल इन्वेंट्री मेथड। सर why it is also known as retail inventory method? Because it is used by retailers। वहां पर मैंने फ्रेंड्स आपको एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन भी नोट डाउन करवाया था, कुछ डिटेल्स भी लिखवाया हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप अच्छे से देख लो, मैं फिर से रिपीट करूं सर, क्वेश्चन नंबर 3 किसका, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी ऑफ क्लास वर्क, पार्ट बी ऑफ क्लास वर्क। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों आपको खेल समान लगेंगे। आइए फ्रेंड्स फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना स्टार्ट करें। बट फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार बोल दूं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करने से पहले क्लास वर्क का पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3 जो इसी मेथड के रिलेटेड है वो अच्छे से देख लीजिए, देन दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू। इसको हम नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स में इंक्लूड करते हैं क्योंकि यहां पर हमें इंडिविजुअल इन्वेंट्री का ओरिजिनल कॉस्ट पता चल सकता नहीं है। आइए फ्रेंड्स डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 9 हम डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करें। नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स ऐसा ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ऐसा लिखा जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, बट इट इज नॉट एक्चुअली हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये मैं आपको अभी से बता दूं, इस मेथड को हम नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही इंक्लूड करते हैं। मैंने जब ये मेथड एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको रिटेलर का एग्जांपल भी दिया था, प्रोविजन स्टोर वाले बंदे का, किराने वाले का, कि वो अपनी दुकान में कितने सारे इन्वेंट्रीज रखता है। अब हर एक इन्वेंट्रीज का वो इंडिविजुअल अकाउंटिंग करने जाएगा, हर एक स्टॉक का वो इंडिविजुअल अकाउंटिंग करने जाएगा, तो वो एक्चुअली में वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो थाउजेंड्स या तो इन लैक्स ऑफ इन्वेंट्रीज डील करता है, कितने सारे इन्वेंट्रीज में वो डील करता है। और इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू डू अकाउंटिंग ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन्वेंट्री। हर एक इन्वेंट्री का इंडिविजुअल अकाउंटिंग करना पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज ही इज डीलिंग इन thousands of products or else variety of products or else you can say in numerous products. I hope you are able to understand. तो फ्रेंड्स इसीलिए रिटेलर ये वाला मेथड यूज करता है जहां पर जितना भी क्लोजिंग में स्टॉक पड़ा होता है उनका हम क्या निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस एमआरपी, और उस सेलिंग प्राइस में से हम एक एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस में से एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट विल बी नॉन एज कॉस्ट प्राइस। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। बट यहां पर मैंने इन्वेंट्रीज का कॉस्ट कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस में से एवरेज प्रॉफिट माइनस करके, तो जो बैलेंस बचा उसको मैंने नाम दे दिया कॉस्ट। बट अगर कोई मुझे पूछे कि इसमें इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी, इसमें वाई प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी, इसमें जेड प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी, दैट वी कैन नॉट से, क्योंकि मैंने क्या किया, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड और ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको इकट्ठा करके मैंने उनकी निकाली सेलिंग प्राइस, और उस सेलिंग प्राइस में से मैंने एक एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दिया,
क्योंकि देखने जाओ तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है। अब मैंने हर एक प्रोडक्ट को इकट्ठा करके उनकी सेलिंग प्राइस ऐड कर दी है, तो उस टोटल सेलिंग प्राइस में से अब मैं कौन सा प्रॉफिट माइनस करूंगा, एवरेज। तो जो बैलेंस बचेगा उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, कॉस्ट। इसमें एक्स का भी कॉस्ट आ गया, वाई का भी आ गया, जेड का भी आ गया, बट इसमें से एक्स का कॉस्ट कितना, दैट वी कैन नॉट से, वाई का कॉस्ट कितना, दैट वी कैन नॉट से, एंड दैट्स व्हाई सच मेथड, दिस मेथड इज अंडर द हेड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। आई होप द लॉजिक इज वेरी मच क्लियर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज रिफर वीडियो लेक्चर जिसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है, और इवन क्लास वर्क का भी पार्ट बी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, तब भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 स्टार्ट करने से पहले उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर जो मुझे दिया हुआ है 2 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ परचेज 2 लाख रुपीज, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। अब मैं इसको स्टार्ट करूं फ्रेंड्स लिखना, खाली नॉलेज के लिए अच्छे से। होमवर्क 1 क्वेश्चन नंबर 9 विच इज रिलेटेड टू एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब मैं लिखने जा रहा हूं फ्रेंड्स आगे। अब टेल मी ओपनिंग स्टॉक, तो सर ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, इट्स अ 0। टेल मी परचेज, सर आपने परचेज किया है 2 लाख रुपीज का स्टॉक। अब आप मुझे बताइए ओपनिंग इज 0 एंड परचेज इज 2 लाख, मैंने 2 लाख का स्टॉक खरीदा, तो मेरे पास बेचने के लिए टोटल कितना स्टॉक अवेलेबल होगा, सर ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग प्लस परचेज यानी 0 प्लस 2 लाख, यानी कितना हो जाएगा 2 लाख। क्या मैं इसके आगे ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल, विच आर अवेलेबल फॉर सेल, यानी सेल करने के लिए टोटल मेरे पास 2 लाख रुपए का स्टॉक अवेलेबल है। अब आप मुझे बताइए ड्यूरिंग द ईयर जो मैं सेल्स करूंगा वो कौन से वाले स्टॉक में से करूंगा, सर कॉमन सेंस। आप जो भी सेल्स करोगे वो इसी 2 लाख के स्टॉक में से करोगे, क्योंकि और तो कुछ आपके पास है ही नहीं, यस और नो। तो मैं जो भी सेल्स करूंगा वो इसी 2 लाख में से करूंगा। और एट द एंड ऑफ द ईयर आप मुझे बताइए मेरे पास जो क्लोजिंग पड़ा होगा स्टॉक, जो स्टॉक अनसोल्ड होगा, जो बेचना बाकी होगा, वो किस में से पड़ा होगा, सर डेफिनेटली वो भी इसी में से पड़ा होगा, यस और नो, यस सर। अब इस क्वेश्चन को मैं और आगे रीड करने जा रहा हूं। देखिए सेल्स जो हुआ है वो कितना हुआ है, टोटल 2 लाख रुपीज का। अब आपको ये पता चलना चाहिए कि सेल्स कौन सी प्राइस पर दिया हुआ होता है, कॉमन सेंस, ये सेलिंग प्राइस पर होता है। तो बोलो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, 2 लाख रुपीज। तो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख रुपीज। जैसे कि आपने पिक्चर ड्रॉ किया हुआ, ये 2 लाख रुपीज का जो सेल्स मैंने किया वो डेफिनेटली इसी स्टॉक में से किया हुआ है, यस और नो। और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट। यस सर, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, बट वो कौन सी प्राइस पर दिया है वो तो देख लो, सेलिंग प्राइस पर दिया हुआ है कितना, 50,000 रुपीज। तो क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे दिया हुआ है, बट वो कौन सी प्राइस पर दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर, कितना, 50,000 रुपीज। अब मेरे पास बेचने के लिए टोटल कितना स्टॉक अवेलेबल था, सर ओपनिंग में 0 था और आपने खरीदा 2 लाख का स्टॉक, तो आपके पास बेचने के लिए टोटल 2 लाख रुपए का स्टॉक अवेलेबल था। अब ये 2 लाख वाला स्टॉक कह रहा है इसे मैं जो भी बेचूंगा इसी 2 लाख वाले स्टॉक में से बेचूंगा, यस सर। और ईयर खत्म होने पर जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा होगा वो भी इसी 2 लाख में से पड़ा होगा, यस सर, क्योंकि मेरे पास जो भी है वो यही 2 लाख वाला स्टॉक है। तो अगर मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूं कि ये 2 लाख रुपए वाला स्टॉक पूरे का पूरा अगर आप बेचने जाओगे तो कितने में बिकेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर वो पूरे का पूरा अगर आप बेचने जाते हो तो वो 2,50,000 में बिकेगा, वो 2,50,000 में बिकेगा, क्योंकि ये जो सेल्स हुआ है, ये जो सेल्स हुआ है वो इसी 2 लाख में से हुआ है, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो इसी 2 लाख में से पड़ा हुआ है, यस और नो, यस सर। तो ये 2 लाख वाला स्टॉक पूरे का पूरा बेचने जाओगे तो कितने में बिकेगा, 2,50,000 में। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये 2 लाख वाले स्टॉक में से, ये 2 लाख वाले स्टॉक में से थोड़ा बहुत स्टॉक आपने बेच दिया, कितने में, 2 लाख में, और इसी 2 लाख वाले स्टॉक में से थोड़ा बहुत स्टॉक बेचना बाकी है जिसे आप क्लोजिंग स्टॉक कहते हो, जो आगे जाके कितने में बिकेगा, 50,000 में बिकेगा।
मीनवाइल ये 2 लाख रुपए का स्टॉक, ये 2 लाख रुपए का स्टॉक पूरे का पूरा कितने में बिकेगा? 2,50,000 में। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो फ्रेंड्स अब फाइनली मुझे बता दीजिए कि ये 2 लाख का स्टॉक पूरे का पूरा बेचने जाओगे तो 2.5 लाख में बिकेगा, तो प्रॉफिट कितना होगा? सर ये तो अब बहुत इजी हो गया। तो प्रॉफिट होगा साथ साथ फ्रेंड्स रिकॉर्ड करते रहिए। देयरफॉर वी कैन से कि टोटल प्रॉफिट विल बी ₹50,000। सर कैसे? तो वेरी इजी, 2,50,000 मेरी टोटल सेल्स वैल्यू ये रही, और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी? तो ये रही 2 लाख रुपीस। यस और नो? यस सर। इस तरीके से मुझे टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा 50,000 रुपीज। चलो इतना तो आप कर ही सकते हो। यस सर। अब एक काम कीजिए फ्रेंड्स, आप जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर चुके, पार्ट बी के क्लास वर्क की मैं बात कर रहा हूं। नाउ वी विल कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट जो आपने थोड़ी देर पहले ढूंढा ऊपर 50,000, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये 50,000 का प्रॉफिट, ये 50,000 का प्रॉफिट आपके टोटल 2.5 लाख के सेल्स पर होने वाला है। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो यहां पर परसेंटेज निकालने के वक्त मैं डिवीजन में क्या रखूंगा? 2.5 लाख, 2,50,000 इंटू 100। नाउ फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। यूज और कैलसी। 50,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100, इट इज 20% ऑन सेल्स। इसका मतलब ये होगा कि जब मेरा सेल्स 100 रुपीज का होगा, जब मेरा सेल्स 100 रुपीज का होगा, तब मेरा प्रॉफिट 20 रुपीज होगा। इसको कैसे इंटरप्रेट करना वो मैंने डिटेल में क्लास वर्क के क्वेश्चंस में बता दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स लास्ट स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक कौन सी प्राइस पर? कॉमन सेंस फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस पर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग प्राइस तो आपको बताइए 50,000 रुपीज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये रहा 50,000 रुपीज, बट क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पर यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो 50,000 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज हम कैलकुलेट कर चुके, इट्स 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ये 50,000 ऑलरेडी मेरी सेलिंग प्राइस है, उसमें से 20% माइनस कर लो। सो यू कैन से क्लोजिंग स्टॉक at a cost price will be 40,000 rupees. So this is the end of question number 9. I hope friends ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बाकी हो तो, और अच्छे से समझ लीजिए। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। यस फ्रेंड्स, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्लास वर्क के अंदर मैंने जो डिस्कस किया था, क्लास वर्क के पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 3 को हमने जो डिस्कस किया था, बिल्कुल उसके जैसा है। ओनली फिगर्स आर चेंज्ड, सिर्फ यहां पर फिगर्स बदले गए हैं, अदरवाइज सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 3 इन पार्ट बी। तो मैं यहां पर डिटेल में लिख लूं कि रिफर पार्ट बी of class work question number 3. I hope you are able to understand. आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करना स्टार्ट करें। XYZ are in retail business and following informations are obtained from the records for the year ended 31st March 2014. Goods received from supplier means this is the amount of purchase 18 lakhs, और ब्रैकेट में लिखा है दिस इज सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, मींस ये जो प्राइस है 18 लाख, इसके ऊपर अभी भी ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स कैलकुलेट करना बाकी है। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले बोल चुका हूं। तो ये 18 लाख के ऊपर अभी भी ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स दोनों कैलकुलेट करना बाकी है, जो हम थोड़ी देर बाद कैलकुलेट करेंगे। हाँ, परचेस करने के वक्त ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है फ्रेंड्स 80,000 रुपीज। उसके बाद आपको सेल्स दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, इट्स 25 लाख रुपीज, और एंड में दिया हुआ है सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक दिया तो है बट कौन सी प्राइस पर? सेल्स प्राइस पर, इट्स 4 लाख रुपीज। फ्रेंड्स जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3
जो पार्ट बी में हमने देखा था, क्लास वर्क का पार्ट बी में हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें हमने सबसे पहले वर्किंग नोट किसका प्रिपेयर किया था, कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर आपको याद हो तो वीडियो लेक्चर ओपन करके आप देख सकते हो। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहां पर भी हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज कैलकुलेट करेंगे, यानी परचेज जो हमने किया उसकी टोटल कॉस्ट। क्यों फ्रेंड्स ऐसा किया जाता है? क्योंकि जब स्टॉक के वैल्यूएशन की बात होती है तो स्टॉक वैल्यूएशन इज डन एट कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बट जब मैं स्टॉक वैल्यूएशन में कॉस्ट बोलता हूं तो उस वक्त फ्रेंड्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस। आई होप दैट पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। आइए फ्रेंड्स, तो उसी परचेज की कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करें। सबसे पहले बेसिक परचेज प्राइस, कैन आई से इट इज गिवन 18 lakhs रुपीज। यस सर, 18 lakhs रुपीज। इट इज सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, मतलब कि ये जो प्राइस है वो ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस कैलकुलेट करने से पहले का है। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट जो सेलर बायर को देता है। इस क्वेश्चन में हम बायर, वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर, तो सप्लायर हमें ट्रेड डिस्काउंट देगा। यस और नो? यस सर। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले हम माइनस करेंगे। व्हाट इज द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज 3%। सेल्स टैक्स का 11% है, तो पहले 3% ट्रेड डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर लें। तो एट द रेट ऑफ 3%, यूजर कैलकुलेटर 18 lakhs into 3%, it will be 54,000 रुपीज। और बैलेंस जो बचेगा फ्रेंड्स, डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला प्राइस 18 lakhs माइनस 54,000, 17,46,000 रुपीज। ये जो बैलेंस प्राइस होगा ना फ्रेंड्स, बाकी जो बचा 17,46,000, इसके ऊपर सप्लायर सेल्स टैक्स अपने पास से वसूलेगा, यानी हमारा परचेज प्राइस उतना बढ़ जाएगा, प्लस सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 11%। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1,92,060 रुपीज। इसको फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, टैक्सेशन की लैंग्वेज में इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, खर्चे के ऊपर खर्चा। आपने इनकम टैक्स सुना होगा, आवक वेरो गुजराती में बोलते हैं। इनकम टैक्स का मतलब क्या, इनकम के ऊपर जो आप टैक्स पे करोगे, यानी वो तो इनकम के ऊपर हम जो टैक्स पे करें, तो इनकम के ऊपर खर्चा। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या, खर्चे के ऊपर खर्चा। जैसे हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो होटल में जो बिल बन के आएगा उसमें जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आजकल ये सर्विस सेल्स टैक्स या तो जो वैट, उन सबको अब हम क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब होटल में खाना खाने जाओगे तो फ्रेंड्स खाने का तो बिल अलग से पे करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, यानी खर्चे के ऊपर खर्चा, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसी तरीके से हम कपड़े खरीदने जाएंगे तो हम कपड़ों की तो कीमत पे करेंगे ही करेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स भी पे करके आएंगे। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। यस और नो? यस सर। उसी तरीके से फ्रेंड्स हम यहां पर जो परचेस करें उसके ऊपर भी टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। तो टैक्स की अमाउंट बिल में ऐड हो जाएगी। अब ये अमाउंट ऐड होने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा वो होगा हमारा इनवॉइस प्राइस, यानी हमारा बिल का प्राइस, यानी सप्लायर हमें इस अमाउंट का बिल देगा। कौन सी अमाउंट का? तो 17,46,000 प्लस 1,92,060 रुपीज। तो सप्लायर जो हमें बिल देगा वो देगा 19,38,060 रुपीज का, 19,38,060 रुपीज का हमें बिल देगा। दिस इज अवर इनवॉइस वैल्यू। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। बट फ्रेंड्स जब मैं स्टॉक वैल्यूएशन करने जाऊं तो कॉस्ट के अंदर परचेज प्राइस तो आएगा ही आएगा, प्लस परचेज एक्सपेंसेस भी अगर कोई होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। परचेज एक्सपेंसेस में यहां पर आपको दिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इट इज 80,000 रुपीज। तो इस 80,000 को भी मैं यहां पर जोड़ दूं तो अब मुझे मिल जाएगी परचेज की फाइनल कॉस्ट
फाइनल कॉस्ट, यूज योर कैलसी, 19,38,060 प्लस 80,000, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 20,18,060 रुपीज। दिस इज योर फाइनल परचेज कॉस्ट, या तो कॉस्ट ऑफ परचेज, जो भी बोलना हो बोल सकते हो, यस और नो। ये होगा हमारा फ्रेंड्स वर्किंग नोट खत्म। और जो क्वेश्चन नंबर 9 में किया था वही हम फिर से स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। टेल मी ओपनिंग स्टॉक इन दिस क्वेश्चन। ये लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए अभी मैं लिख रहा हूं। अभी जो मैं लिखूंगा वो नॉलेज पर्पस के लिए। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कहीं पर है ही नहीं, तो आपको समझ जाना इट्स अ नील। आपने जो परचेज किया एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, इसको मैं नाम दे देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। तो परचेज एज पर वर्किंग नोट नंबर 1 इट्स 20,18,060 रुपीज। अब ओपनिंग में तो कुछ है ही नहीं, और परचेज किया मैंने 20,18,060 रुपए का स्टॉक। अब आपसे मैं एक सिंपल सवाल पूछूं कि मेरे पास बेचने के लिए टोटल कितना स्टॉक अवेलेबल है, तो आप क्या बोलोगे सर? कॉमन सेंस, जो भी है बेचने के लिए हमारे पास यही है 20,18,060 रुपीज का स्टॉक, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस परचेज 20,18,060, सो आई कैन से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल is 20,18,060 रुपीज। यस और नो? यस सर, बेचने के लिए टोटल इतना स्टॉक अवेलेबल है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा था या तो बोला था, वो यहां पर भी मैं डिस्कस कर लूं। अब मैं जो सेल्स करूंगा ड्यूरिंग द ईयर वो किस में से करूंगा? सर टोटल स्टॉक ही आपके पास ये है, तो अब जो सेल्स करोगे वो कॉमन सेंस इसी में से करोगे। यस और नो? यस सर। इसको थोड़ा क्लियर लिख लूं, अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। अब मेरे पास बेचने के लिए टोटल जो स्टॉक अवेलेबल है वो कितना है? तो 20,18,060 रुपीज। यस और नो? यस सर। तो मैं जो सेल्स करूंगा वो इसी में से करूंगा। यस और नो? यस सर। और जो एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग में पड़ा रहेगा, क्या ना इसे, वो भी इसी में से पड़ा रहेगा। यस सर, वो भी इसी में से पड़ा रहेगा। अब आपको इस क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है 25 लाख रुपीज, और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया तो है, बट वो कौन सी प्राइस पर दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस पर 4 लाख रुपीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 20 लाख, ये 20,18,060 का स्टॉक पूरे का पूरा बेचने जाओगे तो कितने में बिकेगा? तो ये पूरे का पूरा अगर मैं सेल करने जाऊंगा तो 29 लाख रुपीस में सेल होगा। 29 लाख रुपीस में सेल होगा। सर कैसे? तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 20,18,060 के स्टॉक में से मैंने थोड़ा बहुत स्टॉक बेच दिया 25 लाख रुपीस में, और इसी 20,18,060 में से थोड़ा बहुत स्टॉक बेचना बाकी बचा है, जो आगे जाके 4 लाख में बिकेगा। यानी ये 20,18,060 का स्टॉक पूरे का पूरा कितने में बिकेगा? 29 लाख में बिकेगा। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो सर प्रॉफिट कितना होगा? फाइंड आउट द डिफरेंस अमाउंट विल बी योर प्रॉफिट। सो नाउ आई कैन से कि ये 20,18,060 का स्टॉक पूरे का पूरा अगर मैं सेल करने जाऊंगा तो ये पूरे का पूरा स्टॉक 29 lakhs में सेल होगा। सो व्हाट विल बी योर प्रॉफिट? इट्स 881,940। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 8,81,940 रुपीज। कोई पूछे कि कैसे आया, तो वेरी इजी, 29 lakhs माइनस 20 lakhs 18,060 रुपीज। आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। तो ये आ गया प्रॉफिट। ये सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए था फ्रेंड्स, ये कोई लिखना कंपलसरी नहीं है। हाँ, प्रॉफिट आपको यहां पर सीधा डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कहां पर सर? ये वाली चीज में परसेंटेज ऑफ, ये तो निकालना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ये लिखना जरूरी है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट
आपने कैसे कैलकुलेट किया वो सिर्फ आपको शो करना होता है, सिर्फ आपको प्रेजेंट करना होता है। तो इट्स 881940। तो आप यहां पर भी ब्रैकेट में दिखा सकते थे कि ये 881940 कैसे आया। इट्स 29 lakhs माइनस 20,18,060। यहां पर भी आप ऐसे दिखा सकते थे, तो उसके लिए अलग से नोट बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो 881940, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 881940 का जो प्रॉफिट हुआ वो टोटल 29 लाख रुपीज़ के सेल्स पर हुआ है। यस और नो? यस सर। तो अपॉन सेल्स आएगा 29 लाख रुपीज़ का इन 200। यूज और कैलसी 881940 अपॉन 29 lakhs in 200, it is 30.41%। इसका मतलब अगर मैं 100 रुपीज़ का सेल करूंगा तो 30.41 रुपीज़ प्रॉफिट रहेगा। तो वर्किंग नोट में एक तो आपको ये वर्किंग नोट नंबर 1 ये कंपलसरी आपको लिखना है, फिर डायरेक्ट ये लिखो तो भी चले, वर्किंग नोट नंबर 2, और ये जो मैंने बीच में प्रेजेंटेशन किया है वो सिर्फ आपके इजीनेस के लिए मैंने किया हुआ है, ये ना लिखो तो भी चले। एंड लास्ट स्टेप में आ जाएगा हमारा आंसर, क्लोजिंग स्टॉक कौन सी प्राइस पर, एट अ कॉस्ट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक का सेल्स प्राइस तो हमें पता ही है, इट्स अ 4 लाख रुपीज, ये सेल्स प्राइस है। बट क्लोजिंग स्टॉक हमें शो करना है कॉस्ट प्राइस पर, तो इसमें से प्रॉफिट रिमूव कर दें। प्रॉफिट परसेंटेज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 30.41 ऑन सेल्स, और ये सेल्स प्राइस ही है, तो इसमें से 30.41% माइनस कर दो। यूज योर कैलसी 4 lakhs माइनस 30.41%। सो आवर आंसर विल बी 2,78,360 रुपीज। फ्रैक्शंस के कारण फ्रेंड्स 2-4 रुपये आगे पीछे हो जाए तो आपको टेंशन लेना नहीं है। इसी के साथ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 10 भी यहां पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मेथड्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। तो फटाफट सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लीजिए और बाद में हम होमवर्क 2 की और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।